अब हम स्थिर वैद्युतिकी में एक अकेले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जानते हैं। डायपोल के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हम जानते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आवेश सिंगल या डायपोल भी ना हो? तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आवेशों का एक सममित वितरण दिया हुआ है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में हम गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। इसलिए गॉस का थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि मान लीजिए अलग अलग आकार में आवेशों का वितरण दिया हुआ है। तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं कि मान लीजिए आवेश एक लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अर्थात आवेशों का जो वितरण है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। एक के बाद एक अनंत लंबाई के आवेश दिए हुए हैं, अनंत लंबाई तक आवेशों का वितरण एक लीनियर है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसी स्थिति में हम किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना चाहें विद्युत क्षेत्र की, तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। आप तीन बातें आप याद रखेंगे गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशन के समय में। पहला, हमने देखा है कि गॉस के प्रमेय में क्लोज सरफेस ज़रूरी है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो वितरण दिया हुआ है आवेशों का वो क्लोज्ड सरफेस के फॉर्म में हो या उसके चारों तरफ क्लोज सरफेस हो। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक सरफेस या काल्पनिक सतह बनानी पड़ेगी जो कि बंद हो। ठीक है, तो पहला काम आपका होगा एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करना जो कि काल्पनिक है, वो है नहीं वास्तव में। दूसरा, इस हाइपोथेटिकल जो गॉसियन सरफेस बनी है उससे कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना। अब ये फ्लक्स का मान भी हमने निकाल लिया। ऐसी स्थिति में अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि कुल फ्लक्स जो होता है वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि यदि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसके कारण हम r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। पहला हमको क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सतह का निर्माण करना पड़ेगा। तो गॉसियन सतह जो है वो हम P बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उसको लेते हुए हमें एक सतह बनानी पड़ेगी। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो P बिंदु को लेते हुए जो एक क्लोज सरफेस बनेगी वो एक सिलेंडर होगा या एक बेलन होगा। ठीक है, तो ये क्लोज्ड सरफेस बन गई, सिलेंड्रिकल सरफेस। अब आप देख सकते हैं चूंकि कुल आवेश तो हमें ज्ञात है नहीं, कुल आवेश की मात्रा हमें कहाँ ज्ञात है? क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन अनंत लंबाई तक है, तो हमें कहीं तो उसकी डेंसिटी मालूम होगी, अर्थात इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा मान लीजिए दी हुई है लैम्डा। यह है चार्ज डेंसिटी, अर्थात इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा है लैम्डा। तो ये जो सतह हमने ली, जो ये सिलेंडर बनाया, मान लीजिए इसकी लंबाई है L, अर्थात इस सिलेंडर क्लोज सरफेस के अंदर L लंबाई का आवेश बस आ रहा है। इकाई लंबाई पर आवेश है लैम्डा, तो L लंबाई पर आवेश होगा लैम्डा इंटू L। तो इस क्लोज सरफेस के भीतर आवेश की मात्रा कितनी हो गई? लैम्डा इंटू L। और फ्लक्स कितना होगा? गॉस का प्रमेय से आप जानते हैं फ्लक्स क्या होता है? उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो लैम्डा L/ε0। तो दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया। पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस का निर्माण जो काल्पनिक थी, दूसरा स्टेप था जो फ्लक्स है उस क्लोज सरफेस से उसको ज्ञात करना, वो भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हम गॉसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो है phi =
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये फाई है, अब फाई निकालेंगे हम, कुल फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं वो होता है E डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। अब ये जो सरफेस बनी है हमारी, गॉसीय सतह बनी हुई है, इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया वक्र सतह, दूसरी हो गई वृत्तीय सतह ऊपर वाली, और तीसरी हो गई नीचे वाली वृत्तीय सतह। तो 3 सरफेस हमने ले ली। संपूर्ण वक्र पृष्ठ S1 ले लिया मान लीजिए, वृत्तीय पृष्ठ S2 ले लिया ऊपर का, और नीचे का वृत्तीय पृष्ठ हमने ले लिया S3। तो कुल फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? पहली सतह के लिए E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, दूसरी सतह के लिए E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन S2 के लिए, तीसरी सतह के लिए E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इन तीनों के योग के बराबर होगा। अब आप देखें E डॉट डी एस अर्थात E डी एस कॉस थीटा। पहली सतह जो हमने ली है वक्र पृष्ठ, वहां पर आप देखिए हमने P पॉइंट पर एक छोटी सी सतह बनाई है, वो है ds। ये जो अंदर से जो लाइन चार्ज है उससे विद्युत क्षेत्र का मान है, वो इस वक्र पृष्ठ के नॉर्मल के साथ में, वक्र पृष्ठ के लंबवत है और नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री का कोण बना रहा है। अर्थात ये जो पहला टर्म होगा वो होगा E ds। क्यों? क्योंकि E जो है ये पहली सतह जो छोटी सी वक्र पृष्ठ पर हमने सतह ली थी वो उसके लंबवत है। दूसरी सतह जो हमने ली है वृत्तीय सतह, अब विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और वृत्तीय सतह पर नॉर्मल ऊपर की दिशा में है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए S2 से गुजरने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाएगा और S3 से गुजरने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में S2 और S3 से गुजरने वाले दोनों फ्लक्स 0 हो गए, तो केवल बच गया कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? E ds, जो कि S1 से गुजर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं E, चूंकि E तो हमें ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकालने, और ds का इंटीग्रेशन, तो इस सतह का इंटीग्रेशन अर्थात संपूर्ण वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ आप जानते हैं, चूंकि ये L लंबाई का और R त्रिज्या का बेलन है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई RL। अतः अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास मिल गया है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई हमारे को मिला है E इंटू 2 पाई RL। फाई की जगह रखेंगे E इंटू 2 पाई RL, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम रखेंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें E मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये देखिए इतने न्यूटन पर कूलम जो होगी P बिंदु पर तीव्रता होगी, ये निर्भर करती है, आप देख सकते हैं सूत्र से, कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लैम्डा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है जो कि फिक्स्ड है, तो ये तो नियत है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारा चीज़ कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, केवल R दूरी हम बदलेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी। अर्थात जैसे जैसे हम R बढ़ाएंगे, लाइन चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो तीव्रता का मान कम होता जाता है, लाइन चार्ज के जैसे जैसे समीप आते हैं तीव्रता का मान बढ़ता जाता है। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी पर स्थित किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इसी तरह से अलग अलग आकृतियों में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं गॉस के प्रमेय की सहायता से। आइए अब हम गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे एक ऐसे केस के लिए जहां पर आवेशों का वितरण एक इनफाइनाइट एरिया की चादर के रूप में दिया हुआ है, अर्थात प्लेन शीट के फॉर्म में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है।
मान लीजिए हमने ये एक प्लेन शीट ले ली और इस पर पॉजिटिव चार्ज सममित रूप से वितरित है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको ज़रूरी है, इसमें तब गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इसका एरिया तो हमें ज्ञात नहीं है इस चादर का। मान लीजिए इस चादर से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस चादर के कारण या इस शीट के कारण जो जिसके ऊपर चार्ज स्थित है। तो जैसे हमको स्टेप में चलना है वैसे करें। यहाँ पे तो क्योंकि कोई गॉसियन सरफेस है नहीं, क्लोज सरफेस है नहीं, तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो P बिंदु है इसको लेते हुए हम एक क्लोज सरफेस, मतलब ये P बिंदु R दूरी पर है, तो ये R दूरी का आधा सिलेंडर समझ लीजिए और आधा सिलेंडर चादर के पीछे, तो ये एक हमने 2R लेंथ की का एक बेलन बनाया जिसका ये एक वृत्तीय सतह है जिसको हमने कह दिया S1, दूसरा वृत्तीय सतह उसको हमने कह दिया S2 और तीसरी सतह है जो है वक्र पृष्ठ। क्योंकि हमने जैसे पहले भी बेलन बनाया था उसमें हमने 3 भाग में बांटा था, 2 वृत्तीय सतह और एक वक्र पृष्ठ। यहाँ पे भी हम 3 भाग में बांटते हैं, S1 S2 दोनों वृत्तीय सतह हमने ली और जो S3 है वो वक्र पृष्ठ लिया। मान लीजिए ये हमारे पास बन गई गॉसियन सरफेस। अब देखिए कि चूंकि ये जो शीट है इस पर चार्ज डेंसिटी हमको मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने आवेश आ रहे हैं तब तो हम निकालेंगे। मान लीजिए इस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी आवेश का घनत्व अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, चार्ज पर यूनिट एरिया मान लीजिए दिया हुआ है सिग्मा। अब देखिए ये जो सिलेंडर बनाया हमने गॉसियन सरफेस में, मान लीजिए वृत्तीय सतह को हम ले लेते हैं जिसका एरिया है A। अब इस A एरिया के अंदर कितने आवेश आएंगे, वो आवेश आएंगे सिग्मा इंटू A, क्योंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, और जो A एरिया है तो कुल आवेश की मात्रा हो जाएगी सिग्मा इंटू A। तो दूसरा स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया, कुल आवेश की मात्रा निकाल ली। तीसरा स्टेप हमको निकालना है फाई का मान। फाई का मान निकालने के लिए हम फाई का सूत्र रखेंगे E डॉट ds इंटीग्रेशन S1 के लिए प्लस E डॉट ds इंटीग्रेशन S2 के लिए प्लस E डॉट ds इंटीग्रेशन S3 के लिए। S1 और S2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परपेंडिकुलर हैं, अर्थात नॉर्मल और तीव्रता के बीच में एंगल जो है वो है 0। तो S1 S2 के बीच में हम देख सकते हैं cos थीटा 0 है, इसलिए cos 0 का मान 1 होगा, इसलिए ये E ds इंटीग्रेशन ऑफ E ds आएगा। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों बराबर हैं क्योंकि एरिया दोनों ही वृत्तीय सतह का बराबर है A और A। तीसरी सतह जो है वो है वक्र पृष्ठ, वहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात cos 90 0 होता है, तो तीसरी सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। तब हम कुल फ्लक्स की गणना करेंगे, EA प्लस EA इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस E इंटू A। तो फ्लक्स भी निकल गया। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। फाई E कुल फ्लक्स का मान जो है वो उस सतह के भीतर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो Q हमने निकाल लिया है सिग्मा A और फ्लक्स हमने निकाल लिया है ट्वाइस EA, तो हम दोनों का मान रख करके E का मान निकाल सकते हैं। E इक्वल टू हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2ε0, और वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 यूनिट वेक्टर n।
तो यहाँ पर आप इस कंक्लूजन, ये जो रिज़ल्ट हमें मिला, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, इससे हम एक विशेष बात ये देख रहे हैं कि यदि अनंत एरिया वाली एक शीट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है शीट के फॉर्म में, तो उसके पास के किसी बिंदु पर जो तीव्रता है वो वहाँ पर कहीं r दूरी है ही नहीं। अर्थात P बिंदु कितनी दूरी पर है इस पर डिपेंड नहीं करती तीव्रता। तो अनंत लंबाई की, अनंत एरिया की शीट है, जो लंबी शीट है, उसमें हमने देखा कि उसके समीप जितने भी बिंदु हैं, P बिंदु, जितने भी अलग अलग बिंदुओं पर, सब पर तीव्रता एक समान होती है, r पर निर्भर नहीं करती। तो ये एक कांस्टेंट मान है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतने न्यूटन पर कूलम हर बिंदु पर तीव्रता होगी।